हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में प्राचीन भारत चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर, इंग्लिश में सोप स्टोन, से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं, खुदे हुए हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। एक हड़प्पाई मुहर को दिखाया गया है। ये किस पत्थर से बना गया है? सेलखड़ी पत्थर से बनाया गया है। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इंग्लिश में सोप स्टोन। ये कैसा लिपि है आपका? हड़प्पा लिपि है ये। ये कौन सा जानवर है आपका? यूनिकॉर्न। एक सींग वाला घोड़ा कहेंगे इसको। ये क्या है आपका? ये आपका है चारा वाला नाद, जिसमें जानवरों को खिलाया जाता है। पारिभाषिक शब्द स्थान तथा कला। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिलती है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। इसका कार्यकाल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। आपका 2600 से 1900 बीसी। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये आपका विकसित हड़प्पा संस्कृति का भी कार्यकाल हो जाएगा 2600 से 1900। और ये आप लोग लिख लीजिएगा। आरंभिक का कार्यकाल क्या हो जाएगा? 3200 से 2600 बीसी। और ये परवर्ती हड़प्पा का कितना कार्यकाल हो जाएगा आपका? 1900 से 1300। लिख लीजिएगा, पूछा जाता है ये। और ये आपका हो गया मनके। ये आपका हो गया मनके। मनके का क्या इस्तेमाल होता है? माला बनाकर पहना जाता है। माला बनाकर पहना जाता है। ये आपका मनके हो गया। बाट हो गया ये वाला। ये हो गया बाट। इसका यूज हो जाएगा आपका वजन नापने के लिए। फलक। फलक हो गया आपका ये वाला। एक तरह का औजार है। एक तरह का औजार है। ये आपका मानचित्र है, एक बार देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरास्थल को दिखाया गया है। ये आपका मांडा। मांडा कहाँ पे पाया जाता है? यह जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे हो गया आपका? चिनाब नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ये आपका कहाँ है? पाकिस्तान में। राखी गढ़ी आपका किस नदी के किनारे है? ये आपका घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे है। और ये आपका हो गया राखी गढ़ी हरियाणा में है।
हरियाणा में है। और ये एक पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, ये लिख लीजिएगा आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। और सिंधु घाटी में सबसे बड़ा नगर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। बनावली किस नदी के किनारे है आपका? रंगोई नदी, इसे रावी नदी भी कहा जाता है, या रावी नदी की सहायक नदी है ये आपका हो गया हरियाणा में। कालीबंगन, काली चूड़ियाँ इसको कहा जाता है, ये भी आपका घग्गर नदी, ये आपका किस राज्य में पाया जाता है? ये आपका राजस्थान हो गया। और ये आपका गवेरी वाला है ना, गवेरी वाला हो गया आपका पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो हो गया आपका सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान। कोट दीजी किस नदी के किनारे हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान। चनुदड़ो किस नदी के किनारे हो जाएगा? ये भी आपका सिंधु नदी के किनारे, ये आपका पाकिस्तान। ये आपका आमरी आपका हो गया, आमरी और बालाकोट हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ठीक है। मोहनजोदड़ो हो गया। सुतका गेंडोर, ये आपका हो गया बलूचिस्तान में, पाकिस्तान। ये आपका हो गया दास्क नदी के किनारे, ये पूछा जाता है। और क्या बच गया? ये आपका नागेश्वर हो गया गुजरात। लोथल हो गया आपका भोगवा नदी के किनारे, ये आपका गुजरात। और ये आपका रंगपुर हो जाएगा सौराष्ट्र, पूछा जाता है ये आपका गुजरात। ये आपका भादर नदी के किनारे, ठीक है। ये बच गया आपका धौलावीरा पूछा जाता है लूनी नदी के किनारे, ये आपका हो गया गुजरात। और एक इम्पोर्टेंट है आपका, ये आपका पूरब में आपका हो जाएगा, पूरब में आलमगीरपुर यूपी में, ये किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे, ये पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। और सबसे साउथ में क्या हो जाएगा आपका? ये दैमाबाद अब हो गया महाराष्ट्र। ये किस नदी के किनारे हो गया? परवरा नदी हो जाएगा, ये गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट है, तांबे का रथ मिला, यहाँ से तांबे का रथ मिला है, ये पूछा गया प्रश्न है। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा जाता है। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व, सीई के लिए ईसवी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्द का प्रयोग किया है। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। विकसित हड़प्पा 2600 से 1900 बीसी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं।
बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। बस्तियां कैसी होती थी? छोटी, और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां, आरंभिक हो जाएगा आपका 3200 से 2600 बीसी, और विकसित हो जाएगा आपका 2600 से 1900 बीसी। ये कार्यकाल पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। सिंध और चोलिस्तान, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े को देखते हैं। सिंध चोलिस्तान बस्तियों की कुल संख्या 106 सिंध में और चोलिस्तान 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 37। विकसित हड़प्पा स्थल 65 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 43 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 33। निर्वाह के तरीके, आपने मानचित्रों 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। दाल में कौन सा हो जाएगा? सफ़ेद चना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ये आपका बाजरा हो गया, कहाँ से मिला है? तो आपका गुजरात से, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मानचित्र 2 में दिखाया गया आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति को दिखाया गया है। ये आपका सिसवल हो गया आपका, ये कहाँ है? हरियाणा में। और ये सिंध, दम, सादात, कोट दीजी, ये सब हो गया आपका पाकिस्तान में। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वरा हो गया आपका सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। आखेटक हो जाएगा आपका शिकारी या शिकार करने वाला। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां मिली है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ मछली और पक्षी का हड्डियां भी मिला है। कृषि प्रौद्योगिकी, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जोते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान में कई स्थलों और बनावली, हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ये पूछा गया है, मिट्टी से बने हल कहाँ से मिला है आपका? बनावली से। ये बीपीएससी में पूछा गया है। ये आपका हरियाणा। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये भी पूछा गया है, जूते हुए खेत कहाँ से मिला है आपका? कालीबंगन, राजस्थान। ये बीपीएससी में पूछा है। जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया।
क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे? बिल्कुल करते थे। या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? धातु में कौन सा? कांसा। कांसा का प्रयोग करते थे। कांसा हो जाएगा आपका तांबा प्लस टीन। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। यह आपका पूछा गया है यूपीएससी में। अधिकांश हड़प्पा कैसा क्षेत्रों में पाया गया है? अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तगही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। सोर्तगही से आपका नहर का अवशेष मिला है अफगानिस्तान। परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। लूनी नदी हो गया गुजरात। धातु के औजार को दिखाया गया है। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? बिल्कुल। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों का आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूल, कठोर, कंकरीले, अग्निज मतलब आगेन्य पत्थर अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली है। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियां तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारी बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके, फर्दर एक्सक्लेवेशन, मोहनजोदड़ो 1937। ये आपका अवतल चक्की को दिखाया गया है। हम लोग गांव में लोहड़ी पाटी कहेंगे इसको, अभी भी आप लोग गांव में देख सकते हैं। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रकार में लाई जाती थी। अर्नेस्ट मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे हैं। क्या यह एक उपयोगी नीति है? बिल्कुल हो सकती है। धौलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। धौलावीरा आपका गुजरात हो गया। ये आपको दिखाया गया है। ये आपका सीढ़ी हो गया, एक मिनट, ये आपका हो गया सीढ़ियाँ हो गया आपका। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित है।
एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई के कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। आइए देखते हैं फिगर को। नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुराविदों के नाम का संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई है। ये आपका इसको कह रहा है ये लोग, जैसे कि डी के सी क्षेत्र को दिखाया गया है। तो जिसने खुदाई किया होगा उसका पहला अक्षर डी हो गया और ये सरनेम हो गया डी के सी। ये आपको दिखाया गया है, दुर्ग को दिखाया गया है। ये आपका आगेन चट्टान से बना हुआ है, आगेन चट्टान से बना है। ये आपका हो गया पश्चिम साइड। ये आपका छोटा है, ये आपका निचला शहर हो गया। हड़प्पा की दुर्दशा को दिखाया गया है। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। 1875 में ही भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतया भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्र लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कई बेहतर संरक्षित था। 100 मील आपका हो गया लगभग 160 किलोमीटर। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया 1875 में पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी 2 गुनी थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये कितना था? 4:2:1 था। लानों का निर्माण को दिखाया गया है। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल विकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ये पूछा गया है ग्रिड पद्धति बीपीएससी में, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ता था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। यह आपको दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को दिखाया गया है। यह आपका हो गया प्रवेश द्वार। दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक
छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्व भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। लोथल आपका हो गया दीवार से घिरा नहीं था। गिरी स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आरंभिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। मोहनजोदड़ो में कितना था आपका? 700 कुआं था। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई करने के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी तथा मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैके अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन 1948 में बोला गया। ये जल निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वही नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट हो गया, नालियाँ आपका पूछा जाएगा। ये आपका पक्की ईंटों से बनाया गया था, पक्की ईंटों से बनाया गया था, और आवासों का निर्माण कच्ची ईंटों से। यह मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का सममितीय आरेखन है। कमरा नंबर 6 में एक कुआं है। कमरा नंबर 6 ये आपका हो गया कमरा नंबर 6, ये आपका कुआं है। आंगन कहाँ है? 2 सीढ़ियाँ कहाँ है? आवास का प्रवेश द्वार कहाँ है? आइए देखते हैं। ये आपका हो गया प्रवेश द्वार, और क्या बोल रहा है ढूंढने के लिए? ये आपका हो गया आंगन, ये आपका हो गया आंगन, और 2 सीढ़ी कहाँ है आपका भाई? सीढ़ी हो गया, ये आपका सीढ़ी हो गया, और ये आपका हो गया सीढ़ी, 2 सीढ़ी हो गया। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे, और विशाल स्नानागार सम्मिलित हैं।
विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय में पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानाघर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन था। दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी हैं? देखते हैं। दुर्ग का नक्शा को दिखाया गया है। ये आपका दुर्ग हो गया, ये विशाल आंगन हो गया आपका, महाविद्यालय, मुख्य सड़क, विशाल स्नानागार को दिखाया गया है, और ये आपका मार्शल द्वारा खोदी गई गहरी खाई, और ये व्हीलर द्वारा खोदी गई। ये आपका हो गया दैवीय मार्ग, ये आपका दीवार हो गया दक्षिणी हिस्सा, जैनसेन द्वारा खोदा गया कुआं, ये आपका सीढ़ियाँ को दिखाया गया है। ये आपका स्तंभों वाला हॉल को दिखाया गया है। ये भी आपका दीवार हो गया, ये भी दीवार हो गया। ये आपका माल गोदाम, ये आपका माल गोदाम अनाज रखने के लिए। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया गया है? ये आपका हो गया पहला लरकाना क्षेत्र, लरकाना क्षेत्र या जिला कह सकते हैं, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत हो गया आपका पाकिस्तान। और दूसरा क्या हो जाएगा? ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ पर क्या क्या मिला है? विशाल स्नानाघर, ठीक है, जिसमें से आपका 700 कुआं मिला है, 700 कुआं मिला है आपका। और माल गोदाम मिला है, और पशुपति की मोहर मिला है यहाँ पर। और डांसिंग गर्ल कांसे का बना हुआ, ये पूछा गया प्रश्न है। और क्या है? बना हुआ कपड़ा मिला है यहाँ से। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। समाधान। पुरातत्वविद यह जानते हैं कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक अथवा आर्थिक भिन्नताएं थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते थे। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के तिल छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा
संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, तांबे के दर्पणों के साथ। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ये आपको दिखाया गया है, एक तांबे का दर्पण को दिखाया गया है। विलासिता की वस्तुओं की खोज सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है। ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृद भांड, सुइयाँ, झावा, झावा किसको कहेंगे हम लोग? एक तरह का पत्थर है जिससे एड़ियाँ, पैर की एड़ियाँ को साफ किया जाता है। अभी भी हम लोग साफ करते हैं। शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फयांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। यह आपका दिखाया गया है, फयांस जो महंगा पात्र था आपका, इसी को दिखाया गया है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां जो फयांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है, और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती है, मतलब नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए फ्यांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, और कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। स्वर्ण आपका कैसे मिला है? आपका सोना आपका संचयों से प्राप्त हुआ है। संचय हो गया मतलब दबा कर रखा होगा। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र वन में चनुदड़ों को चिन्हित कीजिए। चनुदड़ो हो गया आपका सिंध प्रांत। सिंधु नदी के किनारे। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित है। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे।
इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ कुछ को उत्कीर्णन तथा या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखाचित्र उकेरे गए थे। ये आपको दिखाया गया है। ये आपका औजार हो गया, ये आपका औजार हो गया, और ये आपका मनके हो गया। ये आपका नोट करके लिखिएगा चनुदड़ों के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। चनुदड़ों किसके द्वारा खोज किया गया था? एनजी मजुमदार। ये पूछा गया प्रश्न है। और खुदाई किसके द्वारा किया गया था? ये डिफरेंट है। खुदाई हो गया था अर्नेस्ट मैके के द्वारा। और मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। मनके बनाने का कारखाना हो गया। उसमें से क्या हो जाएगा? कंघा, लिपस्टिक, काजल हो गया, पाउडर का अवशेष मिला है। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी, जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को साँचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे? यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश तथा इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनुदड़ों, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। यदि आप मानचित्र वन में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। आपका नागेश्वर कहाँ हो जाएगा? गुजरात। बालाकोट हो गया आपका पाकिस्तान। ये शंख से बनी वस्तुओं, जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहाँ से यह माल दूसरी वस्तुओं तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनुदड़ों और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। यह आपको दिखाया गया है। मिट्टी से बनी पुरावस्तुएं, मृद भांड, इनमें से कई पुरावस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थलीय संग्रहालय में देखी जा सकती है। यह आपको दिखाया गया है। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। ये आपको दिखाया गया है। मृण मूर्ति को दिखाया गया है। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे
बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। माल करने संबंधी नीतियाँ, जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का प्रयोग किया जाता था। तांबा व कांसे के बर्तन को दिखाया गया है। ये आपका तांबा और कांसे का बर्तन उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर हो गया गुजरात और ये आपका हो गया बालाकोट आपका पाकिस्तान में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तघुई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लार्जवर्द मनी के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल, जो कार्निलियन गुजरात में भड़ोच, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से और धातु राजस्थान से के स्रोतों के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। दक्षिण भारत हो गया कर्नाटका। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों के संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले राज्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नागेश्वर और बालाकोट पाकिस्तान हो गया, ये गुजरात हो गया। यहाँ से क्या मिला है? शंख मिला है आपका। और सोर्तघई से क्या मिला है? लार्जवर्द मनी मिला है आपका, ठीक है। लोथल से क्या मिला है? कार्निलियन मिला है आपका। और राजस्थान खेतड़ी से तांबा। और आपका गणेश्वर से क्या मिला है? जोधपुरा, ठीक है। एक और है आपका, क्या कहते हैं, तांबा आपका खेतड़ी तो हो ही गया, और ओमान से भी आयात करता था। ये आपका मानचित्र 3 है। हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिम एशिया को दिखाया गया यहाँ पर। पश्चिम एशिया में आपका ये हो गया, ये आपका हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओमान हो गया आपका। ओमान हो गया, सॉरी, ये पूरा हो गया टोटल। ये हो गया यमन, और ये आपका हो गया ओमान, और ये हो गया बहरीन। यहाँ पर बहरीन है। यहाँ से व्यापार करता था हड़प्पा को। ये आपका हो गया मेसोपोटामिया से लेकर के हड़प्पा। ये आपका हो गया सुतका गेंडोर हो गया, मेलुहा हो गया। ये कैस्पियन सागर आपका हो गया। कौन कौन सा देश लगता है? तारीख पे तारीख आपको याद करवाया था मैंने। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक
विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमान, तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है। हमें यह नहीं पता है कि पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनियन करते थे। ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तमान को दिखाया गया है, एक तरह का सुराही कह सकते हैं, सुराही या गैला। आपका मेलुहा शब्द को पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मेलुहा शब्द हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था। हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, ये पूछा गया प्रश्न है ये। और मेलुहा को हम लोग नाविकों का देश भी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान को संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। मगान हो गया आपका ओमान नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ में मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहर, बाट, पासे तथा मनके शामिल है। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द हो क्या? मेलुहा। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन, लार्जवद मणि, सोना, तांबा तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। हाजा पक्षी को हम लोग क्या हो जाएगा आपका? हाजा पक्षी हो जाएगा एक तरह का मोर। मोर के बारे में कहा गया है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। आपका नाविकों का देश हो गया मेलुहा। इसके अतिरिक्त हम मुहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। ये आपका हो गया। यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, परंतु इस पर बना कुबरदार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। ये आपका हो गया, ये आपका वृषभ, ये आपका बैल सिंधु क्षेत्र से, इसी को समझा रहा है ये। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते हैं। ये आपको दिखाया गया है। नाव के चित्र वाली मुहर, ये आपका नाव हो गया, ये वाला नाव का चित्र को दिखाया गया है। ये आपका लिपि को दिखाया गया है। धौलावीरा से मिला है ये धौलावीरा से मिला है। ये कितना है टोटल? 9 अक्षर का है। मुहरे, लिपि तथा बाट। मुहरे और मुद्रांकन। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य
स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है। आपका अक्षुण्ण शब्द का क्या हो जाएगा मीनिंग? मतलब मुद्रा हटी ना हो, आपका रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन को दिखाया गया है। एक रहस्यमयी लिपि सामान्यतः हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम पर वह पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। सबसे आपका लंबा अभिलेख कितना है? 26 चिन्ह है इसमें। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वह वर्णमालीय जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर तथा अथवा व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान पर कम पड़ गया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मुहरे, तांबा के औजार, मर्तबानों के अमवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? बाट विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलरे भी मिले हैं। ठीक है, ये आपका बाट हो गया तौलने के लिए। ये चट नामक पत्थर से बना था, ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन सत्ता हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही ले लें, जैसे कि मृद भांडों, मुहरों, बांटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? एक पुरोहित राजा को दिखाया गया है। पुरोहित राजा, ये आपका सिंधु और मोहनजोदड़ो में मिला है। प्रसाद तथा शासक, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी। विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी है, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानता उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन
करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज के शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। और कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता है कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। ये आपको दिखाया गया है, उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र को दिखाया गया आपको। स्वात हो गया आपका सिंधु, समाधान एच हो गया उत्तर परवर्ती सिसवल हो गया, और ये आपका झुकुर हो गया झुकर। सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई है। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक शताब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक आक्रमण के साक्ष्य को देखते हैं। डेडमैन लेन एक संकरी गली है। डेडमैन लेन हो गया आपका मृत लोगों की गली, जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, 1931। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। ये आपका पूछा गया है क्या है, हेडमैन लेन ना, डेडमैन लेन हो गया आपका मोहनजोदड़ो में मिला है आपका।
डेड मैन लेन। बहुत समय पश्चात 1947 में आर ई एम व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख लीजिएगा। कहाँ गया? ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आपका ASI, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1861 में। ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अथवा गढ़ विध्वंसक कहा गया है। पूर्व हो गया आपका, ये आपका किलों को तोड़ने वाला इंद्र। ये दुर्ग कहाँ है या थे? पहले यह माना गया था कि ये मिथक पात्र थे। हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलाबंदियाँ की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? जो हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इसे कमज़ोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता है कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। आर.ई.एम. व्हीलर, हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया जर्नल 1947। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्विक ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थि पंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। हालांकि इनमें से दो से अधिक से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली है वे इंगित करती है कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। G.F. डेल्स, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। ये हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज।